नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेद। हमारे पास कुछ अंश है जो आयुर्वेद के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और ख़ास तौर पर चरक संहिता, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसकी बनावट पर रोशनी डालते हैं। मतलब ये अंश परिभाषाओं, क्लासिफिकेशंस और ये जो पूरा ज्ञान है ना, उसके स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। तो आज हमारा इरादा है कि इन अंशों के जरिए हम आयुर्वेद की जड़ों को समझें और ये भी देखें कि चरक संहिता जैसे पुराने ग्रंथ को कितने सोच समझकर और सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने की एक कला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। और देखिए, आयुर्वेद की जो रेलेवेंस है वो समय के साथ बड़ी ही है, कम नहीं हुई। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बीमारियों के इलाज का कोई नुस्खा नहीं है। जैसा कि ये अंश बताते हैं, ये आयुषः वेदः यानी जीवन का, पूरी लाइफ का विज्ञान है। और चरक संहिता तो इस विज्ञान की जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया है, जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारा मन, आत्मा, समाज, इन सब के साथ हमारे रिश्ते को कैसे हेल्दी और बैलेंस्ड रखें, ये सिखाता है। असल में ये स्वस्थ जीवन जीने की कला है। बहुत खूब कहा आपने। तो शुरुआत वेदों के कॉन्टेक्स्ट से करते हैं। इन अंशों में 4 वेदों का जिक्र है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और खास बात यह है कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। इसमें ज्ञान के लिए एक श्रद्धा, एक रेस्पेक्ट रखने की बात भी है, जो इसकी फिलोसॉफिकल गहराई दिखाती है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहना मतलब उसे उस बड़ी वैदिक ज्ञान परंपरा का हिस्सा मानना है जिसमें जीवन के हर पहलू पर विचार था। लेकिन आयुर्वेद शब्द खुद ही बहुत कुछ कहता है। आयुषः वेदः आयुर्वेदः, वो शास्त्र जो आयु का ज्ञान दे। और यहाँ आयु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कितने साल जिएं। आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखो और अगर कोई बीमार है तो उसके रोग को ठीक करो। तो ये प्रिवेंशन और क्योर दोनों पर बराबर ध्यान देता है। और आयु की जो परिभाषा दी है इन अंशों में, वो तो कमाल की है। कहा गया है कि ये शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा का कॉम्बिनेशन है। ये डेफिनेशन ही जीवन को इतने सारे डायमेंशन से देखती है, सिर्फ फिजिकल बॉडी तक नहीं रखती। और फिर इसे 4 तरह का बताया है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुख आयु। ये क्लासिफिकेशन तो सोचने पर मजबूर करता है। हम तो आमतौर पर सोचते हैं कि जिंदगी कितनी लंबी हो, पर यहाँ तो उसकी क्वालिटी, उसके असर और अनुभव पर जोर है। क्या वो जीवन व्यक्ति और समाज के लिए फायदेमंद हित है या नुकसानदायक अहित? क्या वो खुशी देने वाला सुख है या तकलीफदेह दुख? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही आयुर्वेद का जो होलिस्टिक अप्रोच है ना, उसका सार है। इन 4 टाइप को थोड़ा और समझते हैं। हितायु मतलब वो जीवन जो नैतिक हो, समाज के लिए अच्छा हो और लंबे समय में खुद के लिए भी भला करे। इसमें दूसरों की मदद, सच्चाई जैसे मूल्य आते हैं। अहितायु बिल्कुल इसका उल्टा, वो जीवन जो अनैतिक हो, सिर्फ अपने बारे में सोचे और आखिर में खुद के लिए और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो। सुखायु वो जीवन जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो, सेंस ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हो, मन खुश और शांत हो और ज़रूरतें पूरी हो रही हों। दुखायु वो जीवन जो बीमारियों, मानसिक परेशानियों, कमज़ोर इंद्रियों और कमी से भरा हो। तो आयुर्वेद का लक्ष्य सिर्फ दुख आयु से छुटकारा दिलाना नहीं है, बल्कि इंसान को सुख आयु और हित आयु की तरफ ले जाना है। ये लाइफस्टाइल, खाना पीना, सोचना समझना सब पर ध्यान देता है, ताकि जीवन सिर्फ लंबा ना हो बल्कि मीनिंगफुल और खुशहाल भी हो। ये तो वाकई जीवन को देखने का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है। और इसी पूरे हेल्थ और लाइफ फोर्स से जुड़ी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अंशों में है ओजस। इसे परम तेजस्वा यानी सबसे बेस्ट तेजस्विता कहा गया है। ये शरीर की सभी धातुओं का मतलब एसेंस है और इसका मेन ठिकाना दिल बताया गया है। इसे महाबल और महाबल भी कहा है और ये शरीर की धमनियों से जुड़ा है। ये शब्द सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है। ओजस, हाँ, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही यूनिक और गहरा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये जीवन शक्ति है, अंदर की एनर्जी है और हमारे रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी का मिक्सचर है। आप इसे शरीर की सबसे प्योर और पावरफुल एनर्जी कह सकते हैं। स्रोत का इसे सर्वधातु सार कहना बहुत जरूरी है। मतलब शरीर में जो 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उन सबका जो फाइनल और सबसे बेहतरीन सत्व है वो ओजस है। इसका दिल में होना इसे सेंट्रल इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि दिल ही तो पूरे शरीर में ब्लड और न्यूट्रिशन पहुंचाता है। और धमनियों से इसका कनेक्शन बताता है कि ओजस पूरे शरीर में फैला हुआ है, हर सेल तक पहुंचता है। जब ओजस भरपूर होता है तो इंसान ग्लो करता है, एनर्जेटिक रहता है, खुश रहता है और बीमारियों से लड़ पाता है। और अगर ये कम हो जाए तो थकान, डलनेस, कमजोरी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये आजकल की जो इम्यूनिटी और वाइटैलिटी की बात करते हैं उससे मिलता जुलता है, पर उससे भी ज्यादा ब्रॉड है।
इसमें मेंटल और स्पिरिचुअल ओज भी शामिल है। कमाल है, मतलब ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक तरह की साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल एनर्जी हुई। अच्छा, इन बेसिक लाइफ प्रिंसिपल्स के अलावा स्रोत कुछ और टेक्निकल या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का भी जिक्र करते हैं, जैसे स्रोतस जिन्हें शरीर के चैनल्स या रास्ते कहा गया है, और आयुर्वेद के ज्ञान या ट्रीटमेंट प्रोसेस के त्रिसूत्र हेतु, लिंग और औषध। इन चीजों का क्या रोल है आयुर्वेद को समझने में? स्रोतस मतलब शरीर के अनगिनत छोटे बड़े चैनल्स, जैसे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह। इन्हीं के जरिए न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर में घूमते हैं। अगर इन स्रोतों में कोई ब्लॉकेज आ जाए, श्रोत्रारोध, या ये ओवर एक्टिव हो जाएं, तो धातुओं का पोषण बिगड़ता है और रोग होते हैं। वहीं त्रिसूत्र हेतु, कारण, लिंग, लक्षण, औषध, उपचार, ये आयुर्वेद के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की रीढ़ है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हेतु, सबसे पहले बीमारी का असली कारण समझो। ये खान-पान में गड़बड़ी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन या जेनेटिक हो सकता है। दूसरा, लिंग, फिर बीमारी के लक्षण और साइन पहचानो। ये बताते हैं कि शरीर में कौन से दोष बिगड़े हैं और बीमारी के स्टेज पर है। तीसरा, औषध, कारण और लक्षणों के बेस पर सही इलाज तय करो। और यहाँ औषध का मतलब सिर्फ दवा नहीं है। इसमें डाइट चेंज, लाइफस्टाइल में बदलाव, पंचकर्म जैसी क्लीनिंग थेरेपीज और जड़ी बूटियां सब कुछ शामिल है। इन अंशों में धातु और मल का भी जिक्र है, जो शरीर की बिल्डिंग, धातुपोषण और सफाई, मल निकालने के लिए जरूरी है। इनका बैलेंस ही हेल्थ है। ये सभी चीजें मिलकर आयुर्वेद को एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल मेडिकल साइंस बनाती हैं। ये तो साफ है कि आयुर्वेद के सिद्धांत कितने व्यवस्थित हैं, और यही व्यवस्था हमें चरक संहिता के स्ट्रक्चर में भी दिखती है, जिसकी बात इन अंशों में डिटेल में है। तंत्र शब्द का इस्तेमाल यहाँ आयुर्वेद शास्त्र के लिए किया गया है। बताया गया है कि तंत्र में शास्त्र का सब्जेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसे समझने के तरीके शामिल होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज का जिक्र है, तंत्र युक्ति। कहा गया है कि ये 36 युक्तियां हैं। ये क्या है? तंत्र का मतलब यहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज सिस्टम या शास्त्र है, और तंत्र युक्ति ये उस शास्त्र को समझने, एक्सप्लेन करने और उसमें जो ज्ञान है उसे साफ साफ बताने के लिए इस्तेमाल होने वाले 36 लॉजिकल और इंटरप्रेटिव मेथड्स या टूल्स हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि पुराने भारतीय विद्वानों ने बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप की थी। इनका इस्तेमाल टेक्स्ट का सही मतलब निकालने, किसी कंफ्यूजन को दूर करने, मुश्किल आइडियाज को समझाने और यहाँ तक कि डिबेट्स में अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए होता था। ये युक्तियां दिखाती हैं कि आयुर्वेद सिर्फ एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं था, बल्कि इसमें लॉजिक, एनालिसिस और ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने की एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भी थी। यानी ये टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के टूल्स थे। कमाल है। स्रोत में तंत्रार्थ का भी जिक्र है, मतलब वो 10 मेन सब्जेक्ट्स जिन पर पूरा आयुर्वेद शास्त्र बेस्ड है। इनमें शामिल है शरीर, बॉडी, वृत्ति, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हेतु, कॉज ऑफ डिजीज, व्याधि, डिजीज, कर्म, थेरेप्यूटिक एक्शन, काल, टाइम फैक्टर, कर्ता, फिजिशियन, करण, मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे दवाएं, विधि, मेथोडोलॉजी ऑफ एप्लीकेशन। ये पूरी लिस्ट दिखाती है कि शास्त्र किन किन पहलुओं पर सोचता है। हाँ, ये 10 तंत्रार्थ आयुर्वेद के कैनवस को डिफाइन करते हैं। ये वो बेसिक सवाल हैं जिनका जवाब पूरा शास्त्र देने की कोशिश करता है। शरीर क्या है और कैसे काम करता है? शरीर वृत्ति, रोग क्यों और कैसे होते हैं? हेतु, व्याधि, उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कर्म, इसमें समय का क्या रोल है? काल, कौन इलाज करेगा? कर्ता, किन चीजों से करेगा? करण, और किस तरीके से करेगा? विधि। इन 10 सब्जेक्ट्स की पूरी समझ ही आयुर्वेद की कंप्लीट समझ है। ये विषय दिखाते हैं कि आयुर्वेद कितना होलिस्टिक और डिटेल्ड विज्ञान है, और इस डिटेल्ड ज्ञान को प्रेजेंट करने का तरीका भी उतना ही सिस्टमैटिक है। स्रोत में स्थान का कॉन्सेप्ट आता है। डेफिनेशन दी है, स्थानम संश्रयो यत्र अर्थानाम, यानी स्थान वो है जिसमें सब्जेक्ट्स का कलेक्शन या बेस हो। और फिर बताया है कि चरक संहिता को कुल 8 स्थानों में बांटा गया है। ये स्ट्रक्चर तो अपने आप में ही स्टडी का टॉपिक लगता है। इन 8 स्थानों के नाम और उनमें चैप्टर्स की संख्या भी दी गई है, जो इस ग्रंथ के स्केल का अंदाजा देती है। 1. सूत्र स्थान 30 अध्याय, बेसिक प्रिंसिपल्स। 2. निदान स्थान 8 अध्याय, रोगों के कारण और डायग्नोसिस। 3. विमान स्थान 8 अध्याय, स्पेसिफिक नॉलेज, एपिडेमियोलॉजी, रिसर्च। 4. शारीर स्थान 8 अध्याय, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। 5. इंद्रिय स्थान 12 अध्याय, प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान। 6. चिकित्सा स्थान 30 अध्याय, डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। 7. कल्प स्थान 12 अध्याय, फार्मेसी और टॉक्सिकोलॉजी।
8 सिद्धि स्थान 12 अध्याय पंचकर्मा के मेथड्स और सक्सेस। कुल मिलाकर 120 अध्याय। अरे वाह ये तो पूरी जिंदगी का सिलेबस लगता है। हाँ, और ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये ज्ञान के फ्लो और सीखने के प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। जरा इसका सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले सूत्र स्थान, ये फाउंडेशन है। यहाँ आयुर्वेद के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, हेल्दी लाइफ के रूल्स, चीज़ों की प्रॉपर्टीज और जनरल ट्रीटमेंट अप्रोच बताए गए हैं। इसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। फिर निदान स्थान, जब आप बेसिक समझ गए तो अब आप डेविएशन यानी रोग का कारण और उसका डायग्नोसिस समझते हैं। विमान स्थान आपको स्पेशल नॉलेज, बॉडी मेजरमेंट्स और बीमारियां कैसे फैलती हैं, जनपद उध्वंस ये बताता है, साथ ही रिसर्च के तरीके भी। शारीर स्थान शरीर के अंदर की बनावट और फंक्शन का डिटेल्ड ज्ञान देता है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी शामिल है। इंद्रिय स्थान आपको बीमारी की गंभीरता और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अंदाजा लगाने में मदद करता है। अरिष्ट लक्षण। इसके बाद आता है सबसे बड़ा चिकित्सा स्थान, जहां प्रिंसिपल्स, डायग्नोसिस और बॉडी नॉलेज के आधार पर स्पेसिफिक बीमारियों का डिटेल्ड इलाज बताया है। और आखिर में कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, जो स्पेशल प्रोसीजर्स जैसे दवा बनाना, खासकर पंचकर्म के लिए, और पंचकर्म के तरीके, उनकी कॉम्प्लिकेशंस और सक्सेस के उपायों पर फोकस्ड हैं। ये सीक्वेंस एक स्टूडेंट को धीरे धीरे फंडामेंटल नॉलेज से अप्लाइड नॉलेज की तरफ ले जाता है। ये एक बहुत ही लॉजिकल और पेडागॉजिकल यानी सिखाने के लिहाज से बेहतरीन अप्रोच है। सूत्र स्थान के अंदर भी एक और लेवल की व्यवस्था का जिक्र है, सप्त चतुष्क, यानी 7 ग्रुप जिनमें हर एक में 4-4 अध्याय हैं। श्रोत में इनके नाम भी दिए हैं: भेषज दवा, स्वस्थ हेल्थ, निर्देश ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, कल्पना फॉर्मुलेशंस, रोग डिजीज नॉलेज, योजना ट्रीटमेंट प्लानिंग और अन्नपान डाइट। ये तो लेयर बाय लेयर ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। सूत्र स्थान के पहले 28 अध्यायों को इन 7 चतुष्कों में बांटना सब्जेक्ट्स को और भी क्लियरली ग्रुप करता है। इससे पढ़ने वाले या स्टूडेंट रिलेटेड टॉपिक्स को एक साथ समझ सकते हैं। जैसे किसी को डाइट के बारे में जानना है तो वो सीधे अन्नपान चतुष्क देख सकता है। ये ना सिर्फ पढ़ने और समझने में मदद करता है, बल्कि याद रखने में भी आसानी होती है। ये दिखाता है कि ज्ञान को प्रेजेंट करने में कितनी बारीकी और सोच विचार का इस्तेमाल किया गया है। ज्ञान का ये अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ ही इन अंशों में ज्ञान की परख और उसे कंफर्म करने पर भी जोर दिया गया है। वैद्य के लिए परीक्षा यानी उसके ज्ञान की जांच कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका जिक्र प्रश्न 8 के रेफरेंस में मिलता है। और प्रश्न पूछने का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है, यानी किसी खास टॉपिक पर क्लियर जानकारी लेने के लिए सवाल करना। हाँ, ये पहलू दिखाता है कि पुराने भारत में एजुकेशन सिर्फ पैसिवली जानकारी लेना नहीं था। ये एक एक्टिव प्रोसेस था, जिसमें बातचीत, लॉजिक, बहस और टेस्टिंग शामिल थी। गुरु शिष्य के ज्ञान की गहराई को सवालों और परीक्षाओं से परखते थे। इससे पक्का होता था कि शिष्य ने टॉपिक को सिर्फ रटा नहीं है, बल्कि उसे समझा है और उसे प्रैक्टिकली यूज कर सकता है। सवाल पूछने का जो ट्रेडिशन था, वो जिज्ञासा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता था, जो ज्ञान के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस बातचीत से हमने आयुर्वेद के कुछ गहरे सिद्धांतों को समझा। हमने देखा कि ये जीवन को सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि हित, अहित, सुख, दुख जैसे नैतिक और अनुभव वाले डायमेंशंस में भी देखता है। हमने ओजस के कॉन्सेप्ट को समझा, जो सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि लाइफ फोर्स और इम्यूनिटी का एसेंस है। और शायद सबसे असरदार बात ये रही कि चरक संहिता जैसा विशाल ग्रंथ कितने इनक्रेडिबल लॉजिक और सिस्टम के साथ स्ट्रक्चर्ड है। 8 स्थान, 120 अध्याय, सूत्र स्थान में चतुष्क, हर चीज ज्ञान को एक्सेसिबल, समझने लायक और याद रखने लायक बनाने के लिए डिजाइन की गई लगती है। ये प्राचीन ज्ञान मैनेजमेंट का एक बेहतरीन नमूना है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की बात नहीं है। चरक संहिता का ये स्ट्रक्चर और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। हेल्थ और वेलनेस के लिए तो हैं ही, लेकिन उससे आगे भी। ये हमें सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे मीनिंगफुल हिस्सों में तोड़ा जाए, कैसे अलग अलग आइडियाज़ को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में पिरोया जाए। आज जब हम इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन के युग में जी रहे हैं, तब ज्ञान को इस तरह ऑर्गेनाइज करने की कला शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। यह हमें सिखाता है कि इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को विजडम में कैसे बदला जाए। और इसी सोच के साथ हम आज के श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। जिस बारीकी और क्लैरिटी से हजारों साल पहले चरक संहिता में ज्ञान को क्लासिफाई और प्रिजर्व किया गया, क्या उससे हम आज की इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया के लिए कोई सबक ले सकते हैं? क्या हम अपने सीखने, समझने और यहाँ तक कि अपने विचारों को प्रेजेंट करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए इन प्राचीन स्ट्रक्चर्स से कोई प्रेरणा ले सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए आप।